नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महासंग्राम 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। उम्मीदवार मैदान में हैं, आरोप प्रत्यारोप और साथ ही अपने चुनावी वादे, इसको लेकर उम्मीदवार जनता के बीच जा रही हैं और अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। दिल्ली एनसीआर से जुटे हुए जिस तरीके से उम्मीदवार और फरीदाबाद सीट पर जो समीकरण बनकर उभर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। फरीदाबाद की लोकसभा सीट जहां पर केंद्र में मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सांसद मैदान में हैं, कृष्णपाल गुर्जर, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस सीट पर क्या है हाल। स्वागत है आपका। थैंक यू प्रदीप जी। तो कृष्णपाल जी, ये सीट है काफ़ी महत्वपूर्ण है और एनसीआर की सीट है, दिल्ली से सटी हुई है। फरीदाबाद में क्या देख रहे हैं आप? इस बार समीकरण बदले हुए हैं, क्या चुनौतियां हैं? देखिए, फरीदाबाद भी भारत का एक हिस्सा है और इस समय भारत में जो माहौल है, चुनावी माहौल है, वो एक तरफा एनडीए और मोदी जी के पक्ष में है। आप कोई भी सर्वे उठा लीजिए, दूसरी पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, वो जीत की लड़ाई से बाहर है। ठगबंधन बनने से पहले ही टूट गया, इसलिए क्योंकि मोदी जी से लोगों को उम्मीद थी, मोदी जी उम्मीद पर खरे उतरे, वो विश्वास उन्होंने देश के लोगों का जीता और इस बार उन्होंने देश के लोगों को गारंटी दी है। मोदी की गारंटी पर इसलिए देश के लोगों को भरोसा है क्योंकि उनके दो कार्यकाल, जो एक उम्मीद से भरा हुआ था, एक विश्वास से भरा हुआ था, दोनों पर वो सरकार खरी उतरी। इसलिए तीसरी बार भी मोदी की गारंटी पर देश के लोगों को भरोसा है, देश मोदी के साथ खड़ा है। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर की क्या गारंटियां हैं जो आप विकास के एजेंडे पर लेकर जा रहे हैं और फरीदाबाद की जनता को ये भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार का मुकाबला अलग है और इसलिए मेरे पक्ष में आइए? देखिए, कोई अलग नहीं है, विपक्ष पहले से ज़्यादा कमज़ोर है, उनको उम्मीदवार नहीं मिले, मिले भी तो कैसे मिले उसकी मैं बात नहीं करना चाहूँगा। जिनको लोगों ने पहले ही आजमाया हुआ है, पहले ही चुनावी दौड़ से बाहर किया हुआ है। दूसरी बात ये, बदलते हुए देश को भी लोगों ने देखा है और बदलते हुए फरीदाबाद को भी लोगों ने देखा है। फरीदाबाद हमारी सरकार आने से पहले दूसरी कांग्रेस की सरकार रही, कोई भी सरकार रही, उन्होंने फरीदाबाद के साथ भेदभाव किया। फरीदाबाद की कोई बेहतर कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई बच्चों के लिए कोई हाथ में हुनर देने वाली यूनिवर्सिटी नहीं थी, रेलवे स्टेशन वही अंग्रेजों के ज़माने के थे, भाई अच्छे पार्क नहीं थे, महिलाओं के कॉलेज नहीं थे, कोई बच्चों खेलने के लिए स्टेडियम नहीं थे। तो आप देखेंगे 2014 से पहले एक हाईवे फरीदाबाद से गुजरता था, NH2, लेकिन उसकी हालत क्या थी? जगह जगह जाम, हर चौराहे पर रुकावट, कोई कारपेटिंग मैंने 40 साल होते हुए पैच लगते हुए देखे, अंधेरे में हाईवे डूबा रहता था। वह हाईवे आज कैसी हालत में है, घंटों का सफ़र मिनटों का करते हैं, जाम मुक्त कर दिया, जिसको हम NH90 बोलते हैं। एक दूसरा हाईवे फरीदाबाद को और दिया बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे, जो फरीदाबाद से होकर गुजर रहा है, 6000 करोड़ का, जो फरीदाबाद को देश के तमाम हिस्सों से जोड़ने का काम करेगा। आप यूपी जाइए, उत्तराखंड जाइए, हिमाचल जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, राजस्थान जाइए, गुजरात जाइए, महाराष्ट्र जाइए, कहीं भी जाइए, देश के हर हिस्से को फरीदाबाद का ये दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे जो फरीदाबाद से निकाला है, ये मील का पत्थर सिद्ध होगा। तीसरा, इसी से हाईवे एक्सप्रेसवे हमने इसी दिल्ली बड़ौदा से 65 सेक्टर से जेवर एयरपोर्ट, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो फरीदाबाद से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, उसको हमने इस दिल्ली बड़ौदा से उसको हमने जोड़ने का काम किया है। काम तेज़ी से चल रहा है। साथ साथ हमने ताज एक्सप्रेसवे से और केजीपी से भी इंटरचेंज बनाकर
इस दिल्ली, इस फरीदाबाद और जेवर एयरपोर्ट को इनके साथ साथ जोड़ा है, एक तीसरी कनेक्टिविटी। चौथा हमने FNG, जो 40 साल से हम सुनते आ रहे थे, आज तक ज़मीन पर नहीं उतरा, उसको भी मंजूरी दिलाई है। फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद नया हाईवे, जो नोएडा की दूरी फरीदाबाद से 5-7 मिनट की रह जाएगी, गाजियाबाद की दूरी 25 मिनट की रह जाएगी, उसका अप्रूवल हो गया है। DPR के लिए पैसा आ गया है, DPR बन रही है, चुनाव के बाद उसकी भी प्रक्रिया बनाने की शुरू हो जाएगी। ऐसे ही मंझावली पर हमने ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए, परी चौकी जोड़ने के लिए हमने 2014 में मंजूर कराया था, 2018 में शुरू हुआ, लेकिन कोरोना और जमुना में पानी आने के कारण उसका थोड़ा काम डिले हुआ, लेकिन अब लगभग पूरी कंप्लीट होने के कगार पर है। महीने भर में रोड बन गया है, सिर्फ उसके ऊपर की कारपेटिंग हो रही है, जो महीने एक कनेक्टिविटी हो रही है। फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन, हमने फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन 262 करोड़ की लागत से उसको एयरपोर्ट जैसा बनाया जा रहा है। NIT, बल्लभगढ़ और पलवल, इन रेलवे स्टेशनों का भी उद्धार किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है। यही नहीं, 1000 करोड़ की यूनिवर्सिटी हम दुधौला में, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, बच्चों को 15,000 बच्चों को हर साल हाथ में हुनर देती है। हर विधानसभा में महिला कॉलेज खोले हैं हमने, नर्सिंग कॉलेज खोले हैं हमने, बच्चों के खेलने के लिए बेहतर स्टेडियम बनाए हैं हमने, FMD हमने बनाया है, कमिश्नरी हमने बनाई है, और साथ साथ 2 सब डिवीज़न हमने ग्रेटर फरीदाबाद के लिए, बड़कल के लिए अलग से बनाई हैं, नए सचिवालय बनाए हैं। तो आप पार्कों की हालत देखो, बेहतरीन और टिकाऊ सड़कें बनाई जा रही हैं, और फरीदाबाद सराय खोजा से लेके और अपनी लोकसभा के अंतिम छोर होडल करमन बॉर्डर तक जितने भी रेलवे फाटक हैं, सब पर हमने ROB पास करा दिए हैं। कुछ पर काम शुरू हो गया है, किसका प्रोसेस में टेंडर हो गए। एक भी रेलवे फाटक अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं होगा जहां दुर्घटनाएं होने का खतरा रहता है, या वहां पर घंटों घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ता है। ये तमाम काम, ऐसे हसनपुर में हमने, आप देखेंगे वहाँ भी 50 सालों से लोग मांग कर रहे थे यूपी से जोड़ने के लिए, वहाँ भी हसनपुर में भी यमुना पर पुल बनाने का, उत्तर प्रदेश से जोड़ने का काम चालू है। मतलब हमने बेहतर कनेक्टिविटी की है। साथ साथ पलवल से, बल्लभगढ़ से पलवल की हमने मेट्रो की घोषणा कराई है, DPR बन रही है, वो भी हम लेके जाएंगे। पलवल से कुंडली बॉर्डर के लिए ऑल्टीबल रेल लाइन 6000 करोड़ की, वो हमने शुरू की है, जो पलवल से अपना कुंडली बॉर्डर को जोड़ेगी। पलवल में हमने पेलक में मेडिकल कॉलेज मंजूर कराया है, और पेलक में ही KGP पर अलीगढ़ रोड से पूरा ट्रैफिक पलवल में ना आ पाए, इसलिए हमने उस पेलक के पास कि हैवी ट्रैफिक ऊपर से ऊपर KGP से चला जाए, वहाँ पर हमने वो उतार चढ़ाव जो है एग्जिट और एंट्री बनवाए हैं। ऐसे ही मिडकोला में 50 गांवों के लिए कोई एंट्री एग्जिट नहीं थी, जिससे वहाँ का विकास रुक गया था, वहाँ भी हमने एंट्री एग्जिट कराई है। कितने विकास कार्य आप गिना रहे हैं, और 2 साल के बनाम अगर देखें जिस तरीके से वादे होते हैं, 2 बार से आप सांसद हैं यहाँ पर, और तीसरी बार का कार्यकाल हैट्रिक बनाने के लिए आप मैदान में एक बार फिर, तो वो क्या वादे हैं जो अधूरे रहे 2 कार्यकाल से, और वो तीसरे कार्यकाल में आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने नहीं किया, उनसे बेहतर काम किए हैं, तेज़ी के साथ किए हैं। फरीदाबाद जानता है, इसलिए फरीदाबाद का भरोसा, जैसे मोदी पर भरोसा है ना पूरे देश को, ऐसे फरीदाबाद को भी भरोसा है कृष्णपाल और भारतीय जनता पार्टी पर। और देखिए, अंत्योदय फैसला तो वोटर करेगा। और प्रदीप जी, मैं आज बता रहा हूँ, मैं ब्राह्मण तो नहीं हूँ जो भविष्यवाणी कर दूँ, लेकिन छात्र जीवन से राजनीति कर रहा हूँ, 46 साल चुनाव लड़ते हुए हैं। चेहरा देख के बता देता हूँ कि रिजल्ट क्या आने वाला है। आपको आज बता रहा हूँ, फरीदाबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी 2019 से ज़्यादा वोटों से फरीदाबाद को जीतेगी, वरना 4 तारीख को शाम को आपसे बात करेंगे। ये आपके दावे हो गए, लेकिन अगर देखें तो जनता को क्या भरोसा है फरीदाबाद से, और उन वादों को पूरा करने के लिए आपने क्या विजन तैयार किया है? जी, क्या वादे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? फरीदाबाद क्या, तमाम देश के लोगों को ये मालूम है कि अगर इस देश में कोई स्टेबल और मजबूत सरकार कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी, NDA और मोदी जी दे सकते हैं। दूसरे दल तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश ने खामियाजा भुगता है अस्थिर सरकारों का, ठगों की, ठगबंधन सरकार का,
जहाँ 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए, मंत्री जेल गए, निर्णय हो नहीं पाते थे, बैंक एनपीए हो गए, सारे प्रोजेक्ट रुक गए, देश में अराजकता का माहौल हो गया, दुनिया में देश की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। लोगों ने वो मिली जुली सरकारों का खामियाजा खूब भुगता है। अब देश और फरीदाबाद के लोग उस खामियाजों को भुगतने को तैयार नहीं है। और अगर देखें तो इस सीट पर मुकाबला वो छठे चरण में है, 25 मई को वोटिंग होगी। एक लंबा मुकाबला हम देख रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को दिया है, एक अनुभवी नेता पर दांव लगाया है। काफ़ी सोच विचार के बाद उनका उम्मीदवार सामने आया है, महेंद्र प्रताप सिंह। क्या चुनौती देखते हैं? देखिए, कहीं दूर दूर तक प्रदीप जी कोई चुनौती नहीं है। हमारे पास चेहरा भी है और चेहरे का चरित्र भी है। इन विरोधियों के पास ना चेहरा है, इनमें हिम्मत है तो देश को लोगों को बताएं कि मोदी नहीं तो ये होगा, तो लोग चुने। लेकिन है नहीं, डर सता रहा है, चेहरा इनके पास नहीं है, चरित्र ये पहले अपना दिखा चुके हैं, जेल जा जाकर, घोटाले कर कर कर, देश को अराजकता के माहौल में डालकर। तो ना इन पर चेहरा है, ना इन पर चरित्र है, ना दूर दूर तक इनकी बहुमत के कोई आसार हैं। ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के लोग, 50 से नीचे जाएंगे या 50 से ऊपर जाएंगे। तो लोग क्यों भरोसा करेंगे? देश के लोगों को देश हित में एक पूर्ण बहुमत की स्टेबल सरकार चाहिए, और वो मोदी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए दे सकता है, और कोई आसपास भी नहीं है। आपका दावा है कि जनता आप पर भरोसा करेगी। वो क्या भरोसा है कि 2 बार से आप सांसद हैं? क्या आप एंटी इनकम्बेंसी देखते हैं यहाँ पर इस सीट पर? देखिए, अगर उसको साधने की बात करें तो वो क्या प्रयास आप कर रहे हैं जनता के लिए? इस देश में एंटी इनकम्बेंसी हुई है, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ पिछले 10 साल से, अब चुनाव प्रो इनकम्बेंसी में हो गया है। 2014 का चुनाव उम्मीद का चुनाव था, लेकिन 2019 का प्रो इनकम्बेंसी हुआ, 2024 का भी प्रो इनकम्बेंसी है। क्यों? एंटी इनकम्बेंसी कहीं दूर दूर तक नजर आती, एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ जिन्होंने देश को बर्बादी की कगार पर डोला। आज भी देश की जनता उनको माफ़ करने को तैयार नहीं है। उनका अतीत बहुत काला है, उनके चेहरे कालिक से पुते हुए हैं, सब जमानत पर बाहर आए हुए हैं। कैसे देश के लोग उन पर विश्वास करेंगे? तो वो क्या बड़े चुनावी मुद्दे हैं जो इस सीट पर बनकर छाने वाले हैं? और खास तौर से देखिए, जो बड़े चुनावी मुद्दों में बात करें देखिए, तो क्या करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है, आप देखिए, जो जनसंघ से लेके यहाँ तक भाजपा तक जो हमारे वैचारिक संकल्प थे, इनको हम कहते थे सत्ता में आएंगे तो हम अपने वैचारिक संकल्पों को पूरा करेंगे। और आप देखिए, हमारा पहला वैचारिक संकल्प था धारा 370, मौका दिया, 370 समाप्त हो गई। आज वहाँ सेना पर पत्थर फेंकने वाले नजर नहीं आते। दूसरा वैचारिक संकल्प था, हम सत्ता में आएंगे तो हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो प्रताड़ित हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उनको भारत की नागरिकता देंगे। हमने वो नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में लाकर उन सबको भारत की नागरिकता देने का काम किया है। तीसरा हमारा वैचारिक संकल्प था कि हमको मौका मिलेगा तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। वो भी पूरा हुआ और भगवान रामलला भी वहाँ पर विराजमान हुए। अभी जो मोदी की गारंटी, जो हमारा संकल्प पत्र आया है, हमारा चौथा वैचारिक संकल्प है कि इस देश में हम समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून, उस पर आगे बढ़ेंगे। कई प्रदेशों ने उस पर काम शुरू कर दिया है, और ये मोदी की गारंटी है कि अगले टर्म में हम भारत को तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तो बनाएंगे, हम एक देश एक कानून की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, एक देश एक चुनाव की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, और भारत की इकोनॉमी को, आर्थिक ताकत को दुनिया की तीन बड़ी आर्थिक ताकतों में शामिल करेंगे। और ये लोगों को इस बात पर भरोसा इसलिए है, जब देश का प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें नंबर की थी, और जब छोड़ के गए तब भी 11वें नंबर की थी। और जिसको चाय वाला कहते थे, उसने इन 10 सालों में भारत की आर्थिक ताकत को 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचा दिया, और 2028 तक
ये मोदी की गारंटी है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में होगी। आज हमारी सीमाएं भी सुरक्षित हैं, आज आंतरिक सुरक्षा का माहौल है। पहले 2014 से पहले देश में रोज़ दंगा होता था, रोज़ कर्फ्यू लगता था, हर जगह रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, सार्वजनिक स्थान बम ब्लास्ट होते थे, रोज़ टीवी में बार बार विज्ञापन आता था, अखबार में रोज़ लावारिस वस्तु से सावधान। लेकिन 2014 के बाद ना देश में दंगा है, ना कर्फ्यू है, ना बम ब्लास्ट है, ना आज वो विज्ञापन नज़र आता है लावारिस वस्तु वाला। ये सुरक्षा का माहौल किसने दिया? ये मोदी जी की सरकार ने दिया। आज ये सब कुछ करने वालों को मालूम है, अगर गड़बड़ की तो दिल्ली में मोदी बैठा है, किसी को बख्शेगा नहीं। इसलिए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है। आज चीन हो, पाकिस्तान, कोई भी देश हो, आज भारत की तरफ आंख उठा के नहीं दे सकता। आज तो बल्कि रशिया जैसा का प्रधानमंत्री पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन कहता है कि आज भारत को ना कोई दबा सकता है, ना भारत को कोई डरा सकता है। लेकिन आपके विरोधी तो कहते हैं कि आप संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, इसलिए 400 पार का नारा दिया गया है। देखिए, ये उनकी हड़बड़ाहट, बौखलाहट, सामने दिख रही हार को देखकर वो एक इस तरह का वातावरण एक समुदाय में बनाना चाहते हैं कि डर। लेकिन ये 400 पार जितनी है, संविधान बदलने की ताकत तो इस सरकार में पिछले 10 साल भी थी, लेकिन क्या बदला? बहुत संवैधानिक संशोधन किए हैं, इसी सरकार ने किए हैं, लेकिन ताकत 10 साल भी थी, लेकिन नहीं किया। और इस आरक्षण को हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इस आरक्षण को कोई माई का लाल हटा नहीं सकता, संविधान को कोई बदल नहीं सकता। संविधान में संशोधन होते हैं कई बार देश के हालात में, लेकिन जो ये झूठा प्रचार कर रहे हैं सामने दिखती हुई हार को देखते हुए, तो ये झूठा प्रचार है। लोग इस प्रचार में आने वाले नहीं हैं, और ये प्रचार इसलिए है कि सामने इनको स्पष्ट हार दिखाई देती है। लेकिन जिस तरीके से चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है, एक तरफ जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, पीएम मोदी उस पिच पर खिलाना चाहते हैं विपक्ष को। विपक्ष ओबीसी की बात कर रहा है, एससी की बात कर रहा है, एसटी की बात कर रहा है, उनकी हिस्सेदारी की बात कर रहा है, और कांग्रेस का आरोप है कि उनके न्याय पत्र को दुष्प्रचारित किया जा रहा है। तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस की आदत रही है। इन्होंने राम मंदिर के निर्माण में सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण सबको ट्रस्ट की तरफ से दिया गया, लेकिन एक खास वोट बैंक की तरफ से के कारण ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुई। इसलिए तभी तो कहते हैं जो राम का नहीं वो देश के काम का नहीं। इसलिए तो एक हाशिए पर चले गए। एक खास वोट के लिए इन्होंने राम के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। तो तुष्टीकरण की राजनीति से मोदी जी की सरकार की राजनीति है सबका साथ सबका विकास। पूरे देश में मिला है। अगर मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना दिए हैं 4 करोड़, तो उसमें सबको मिला है, और बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला है। अगर 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज हर महीने जाता है, तो उसमें बड़ी संख्या हमारे मुस्लिम समाज की भी है। अगर गैस का कनेक्शन दिया है फ्री में 11 करोड़ महिलाओं को, तो हमारी बहुत बड़ी बहनों, मुस्लिम बहनों की उसमें संस्था है। अगर शौचालय दिए हैं तो उसमें भी उनको ज़्यादा संख्या में दिया गया है। हर घर में नल और जल दिया गया है, तो उसमें भी सबको दिया गया, कोई भेदभाव नहीं हुआ। आज गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये पहली बार अगर खुराक के लिए दिया जाता है। केंद्र की योजनाओं का भी जो हर गरीब की चिंता मोदी सरकार ने की है, उसमें ना कोई जाति आगे आती है, ना कोई संप्रदाय आगे आता है। वो सबके लिए योजनाएं बनी और सबको उसका लाभ मिला। यही तो मोदी सरकार की ताकत है। लाभार्थी इतने बड़े संख्या, 5 लाख तक का इलाज 55 करोड़ लोगों को साल में मुफ्त। उसमें क्या हमारे मुस्लिम भाई बहन नहीं है? फरीदाबाद तो मोदी जी ने सबको एक नज़र से देखा है। गरीब में हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। ये प्रधानमंत्री की सोच का फर्क है। तो इस सीट पर औद्योगिक यहाँ पर ये शहर है फरीदाबाद, और उद्योग के नज़रिए से व्यापारियों की समस्याएं, जनता के जुड़े मुद्दे वो यहाँ पर एड्रेस करेंगे इस चुनाव को लेकर। उसके लिए क्या आपने तैयारियाँ की हैं? क्योंकि कई शिकायतें भी अलग अलग क्षेत्र को लेकर दर्ज होती हैं और उनके निराकरण के प्रयास भी होते हैं।
देखिए निश्चित तौर पर देखिए ऐसा नहीं है कि सारी समस्याओं का कारण, समस्या आते रहती है, उनका समाधान होता रहता है। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है और ये कभी एशिया की नंबर 1 औद्योगिक, लेकिन सरकारों के पक्षपात के कारण फरीदाबाद बहुत पीछे चला गया था। अब फरीदाबाद जैसे देश दुनिया में आगे बढ़ रहा है, ऐसे पिछले 10 सालों में फरीदाबाद भी आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो यहाँ इन्वेस्ट आएगा, और इन्वेस्ट वहीं आता है जहाँ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी और कनेक्टिविटी होती है। वो तीनों चीज़ें फरीदाबाद में हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्ट आने वाला है। फिर नज़दीक में अब जेवर एयरपोर्ट आ गया है, जिसका अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा गाज़ियाबाद नोएडा से भी ज़्यादा फ़ायदा फरीदाबाद को उसका मिलने वाला है। और अगर देखें आप, जब हम देख रहे हैं हरियाणा में समीकरण बदले हैं, अब मनोहर लाल खुद चुनाव लड़ रही हैं, वो पहले मुख्यमंत्री थे, सत्ता में परिवर्तन हो चुका है, ये क्या असर डालेगा चुनाव पर? कुछ नहीं, 10 साल मनोहर सरकार के बड़े बेहतरीन रहे हैं। उन्होंने सत्ता परिवर्तन तो हरियाणा में अनेक बार देखा है, लेकिन पहली बार व्यवस्था परिवर्तन देखा है। मैं नौकरियों की बात करूं, नौकरियों में पहले अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दो, जिन पर सिफारिश थी और देने के लिए पैसा था, उनको नौकरी मिलती थी। मनोहर जी की सरकार ने उस प्रथा को बंद किया, क्योंकि उसके कारण बच्चों की पढ़ने में रुचि कम हो गई थी। लेकिन मनोहर जी ने कहा अब काबिलियत के आधार पर नौकरी मिलेगी, सिफारिश और रिश्वत के आधार पर नहीं मिलेगी, और उन्होंने 1,10,000 सरकारी नौकरी अब तक नौजवानों को काबिलियत के आधार पर दी है। कृष्णपाल जी, आप मनोहर सरकार के कामकाज गिना रहे हैं, लेकिन अब तो सरकार बदल गई है, तो मैं बता रहा हूँ जनता कहेगी कि अचानक उनको बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, व्यक्ति बदला है, सरकार नहीं बदली। जिस पार्टी, उसी पार्टी की सरकार, चेहरा बदल गया है। चेहरा बदल गया, सरकार उसी पार्टी की है, कंटिन्यूटी है। और आपको बताऊं, यही नहीं, पहली सरकारों में किसानों की ज़मीनों को हड़पा जाता था, 4-6 लगाकर उनको लूटा जाता था, और किसान देखता रहता था। ये पहली सरकार आई जिन्होंने किसानों की मर्जी के बगैर 1 इंच ज़मीन भी एक्वायर नहीं की। उन्होंने किसानों की फसलों के खराबे का 10 साल में मुआवजा दिया 1100 करोड़ रुपए, और मनोहर जी की सरकार ने मुआवजा दिया, हमारी सरकार ने 12,500 करोड़ रुपए। और यही नहीं, 66 में हरियाणा बना था, तब से लेके 2014 तक 6500 गाँवों में से 650-700 गाँवों में 24 घंटे बिजली आती थी। ये बीजेपी की सरकार ने इन 10 सालों 9.5 सालों में आज 5800 गाँवों में 2400 घंटे बिजली आती है। ये इतना बड़ा परिवर्तन किया है। महिला कॉलोनी हाईवे 10 साल में वो लेके आई 550 किलोमीटर, और हमारी सरकार लेके आई 2500 किलोमीटर। कहाँ गिनती करोगे? लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने प्रयोग किया है, और ख़ास तौर से विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का चेहरा बदल दिया, गठबंधन तोड़ दिया जेजेपी के साथ। ये भी एक राजनीति, और ये भी आरोप लगते हैं विपक्ष की ओर से कि पर्दे के पीछे से समझौता है। ये निराधार आरोप हैं। गठबंधन सबको मालूम है क्यों टूटा है। वो सीटें मांग रहे थे ज़्यादा हमारे पास, क्योंकि आज जलवा बीजेपी का और मोदी जी का है, तो हम क्यों, तो इसलिए बार्गेनिंग वाली बात थी जो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं थी। चेहरा बदलना कहाँ नहीं बदलते, लेकिन मनोहर सरकार के काम देखो, और हमको गर्व है, हम मनोहर सरकार के कामों पर वोट मांग रहे हैं। तो फिर हम मोदी सरकार के कामों पर भी वोट मांग रहे हैं, हम विकास और सुशासन पर वोट मांग रहे हैं, और वो तुष्टीकरण के नाम पर लोगों को भय दिखाकर वोट मांग रहे हैं। उनका एजेंडा क्या है बताएं, वो उनका चेहरा कौन है बताएं। वो ये देश का चुनाव हो रहा है, ये कोई प्रदेश का चुनाव नहीं है। आज सीमाएं सुरक्षित हैं। आज हर भारतवासी जो दुनिया में कहीं भी काम करता है, आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और आप जानिए प्रदीप जी, जब भी किसी भारत के नागरिक पर दुनिया में कोई संकट आया है, तो मोदी जी उसके कवच बनकर खड़े हो गए हैं। खाड़ी का युद्ध हो, सूडान का युद्ध हो, यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो, और अभी अभी 7 भारतीय सेना के अधिकारियों को फांसी की सज़ा हो, उसको सज़ा को माफ़ कराना हो। अभी इजराइल के जहाज़ पर इराक ने कब्जा किया, 17 भारतीयों की फंसे होने की, उनको निकाल कर लाने की बात हो। अभिनंदन को पाकिस्तान के कब्जे से 24 घंटे में भारत लाना हो। ये सब मोदी की ताकत है जो देश के लोगों ने दी हुई है। धन्यवाद बात करने के लिए, शुक्रिया। और ये थे कृष्णपाल गुर्जर, केंद्र में मंत्री हैं, हरियाणा के कद्दावर बीजेपी नेता।
जिन्होंने लगातार 2 बार यहाँ से यानी फरीदाबाद से जीत हासिल की है, तीसरी बार हैट्रिक बनाने का दावा कर रही हैं। फैसला जनता जनार्दन को करना है। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मेरी पूरी टीम के साथ अगली बार फिर मिलते हैं खास एपिसोड में किसी खास शख्सियत के साथ। आप बने रहिए टोटल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।